आज कर्नल आर सिंह साहब से एक ऐसे विषय पे बात करनी है कि इस विषय को उस समय बड़ा इसको उठाया गया और इस पे बड़ा हंगामा भी हुआ। और उसके बाद में मैं, सिंह साहब, अखनूर, जब हम लोग एक प्रोग्राम के लिए गए थे, तब हमारे साथ में जम्मू के विशाल गुप्ता और रूबल पटलिया साहब भी वहां मौजूद थे। और क्योंकि इस मुद्दे में जो सच्चाई है उसको एक एक लार्जर कम्युनिटी ये मानती है कि एक इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। और इस मुद्दे को पूरा देश जानता है, कठुआ रेप केस, जो जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर में, जम्मू का जो इलाका है, अखनूर जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। और इसका एक गैंगरेप हुआ और फिर उसमें मर्डर हुआ। एक बताया जाता है कि बकरवाल कम्युनिटी की एक लड़की 8 साल की, उसके साथ रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ। और उसके बाद उसमें कोर्ट कचहरी चली और 6 लोगों को, और उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था, उसको सजा सुना दी गई। और कहा गया कि उसमें जो उस टेम्पल का प्रीस्ट थे, जनाब सांझी राम। सांजी राम शर्मा जी, उनको सजा हुई। और दीपक खजूरिया एक पुलिस ऑफिसर था, भवनेश कुमार भी एक पुलिस ऑफिसर थे, तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र वर्मा, इन सबको 5-5 साल की सजा हुई। अब सवाल यह है कि इस मौजू को आज हम क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है। अभी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जो मैडम मधुकेश्वर ने लिखी है, और उस किताब का नाम है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, ए सेक्रीफिशियल विक्टिम ऑफ कस्बाए हिंद। ये इसका टॉपिक है। और कर्नल आर सिंह सिंह साहब उस किताब के विमोचन में थे, पैनलिस्ट भी थे। और क्योंकि सिंह साहब के पास ऑन द स्पॉट की स्टडी थी, वहां हम मंदिर में गए, लोगों से मिले, वहां का रास्ता देखा, तमाम सारी चीजें देखी। अब सिंह साहब क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं और रॉ में भी रहे हैं, तो उनके देखने का तरीका, नजरिया बिल्कुल दूसरा होता है। और वहाँ सारी चीजों का हमने मिले, और देखने के बाद सिंह साहब का और कुछ हद तक मेरा भी ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और उस षड्यंत्र के पीछे क्या क्या कारण थे उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त सरकार थी वहां और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। और वहां जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल जिहादी मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसकी देखरेख में 1990 का कश्मीरी हिंदू पंडितों का वहां से पलायन हुआ, उसकी बेटी मुख्यमंत्री थी। और वो किस तरीके से उसने ये सब उस षड्यंत्र में वो शामिल रही, और ये पूरा उसको अंजाम दिया गया। लेकिन सिंह साहब का मानना यह है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और उस कॉन्स्पिरेसी में एक जिस तरीके से वहाँ जिहादियों का, और वहाँ जिस तरीके से रोशनी एक्ट के नाम से एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में रोशनी आएगी, उसके लिए हम वहाँ बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बनाएंगे, तो उसके लिए जमीन हमको लेनी है। तो वो जमीन कैसे लूट ली गई, और फिर उसमें जहां जहां हिंदू जम्मू के इलाकों में थे, उस जमीन पर कैसे नाजायज कब्जा कराया गया, सारे जंगलों में उनका उनका कब्जा हुआ। तो क्या उसके पीछे ये एक षड्यंत्र था कि किस तरीके से उसको रोका जा सके। तो सिंह साहब से पहला मेरा सवाल यह है कि आप इस मुद्दे को जानते रहे, टेलीविजन पे भी बहुत बोले हैं, और उस वक्त के मीडिया ने भी एक रटी रटाई लाइन ली, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें बाहर आती जा रही हैं, जिससे कि लोगों को पता चल रहा है कि ये सिर्फ कोई किसी प्रीस्ट ने या किसी हिंदू पंडित ने उसकी उसकी हत्या कर दी, और ये किस तरीके से उनको लिप्त पाया गया, क्या इसके पीछे का एजेंडा था। सिंह साहब, आप क्या मानते हैं? आप षड्यंत्र मानते हैं, ये तो मैं, मुझे आज से नहीं काफी साल से पता है। लेकिन सवाल यह है कि इस षड्यंत्र के पीछे जो पहली बू आती है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि रोशनी एक्ट की लड़ाई अंकुर शर्मा ने लड़ी, और फिर रोशनी एक्ट को रोका भी गया, और उसके बाद उस पर सवाल भी खड़े किए गए। और फिर वहां सरकारों ने कैसे उसको हशप करने की कोशिश की। रोशनी एक्ट और कठुआ रेप केस का कोई संबंध आपको लगता है क्या? जी जी। अ, देखिए, मैं आज जो हम बैठे हैं जिक्र करने के लिए, जो मधु किश्वर जी ने जी किताब लिखा है, ये जी। द गर्ल फ्रॉम कठुआ, ठीक है ना। अ, उन्होंने खुद लिखा है, पुष्पेंद्र जी, कि मैंने 5 साल इस किताब को लिखने में लगाए हैं। ये 2018 की घटना है। इस बीच मधु किशोर जी का एक बहुत बड़ा एक ब्रेन सर्जरी हुआ। हम्म। उनके दो दो बार उनके बोन फ्रैक्चर हुए।
कई ट्रेजेडीज से वो गुजरी, फिर भी वो अपने इन्होंने इसको एक मिशन बना लिया था जी। और उसी मिशनरी झील का ये एक आउटकम। ये आउटकम है, ठीक है ना। तो हम जिस कठुआ की बात कर रहे हैं, आप इस ये हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, ये कठुआ बॉर्डर। आप देख रहे हैं। ये कठुआ जो है ये नेशनल हाईवे 44 जो कि कन्याकुमारी से बिल्कुल श्रीनगर तक जाती है, कहाँ पे है? इसके पूरब में अगर आप देखें, ये नॉर्थ वेस्ट में, तो ये श्रीनगर है, ठीक है। यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर श्रीनगर है। आप अगर इसके वेस्ट चले जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ये लगा हुआ है। इधर अगर ईस्ट चले जाए पूरब की तरफ तो हिमाचल है, और अगर आप दक्षिण में चले जाएं तो पंजाब है। तो ये है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कठुआ का। और शायद इसीलिए, क्योंकि ये एक बहुत एक प्रेफर्ड इन्फिल्ट्रेशन रूट है, और क्योंकि ये एक पिवट का काम करता है, ये हिमाचल, पंजाब, अच्छा। जे-एंड-के, पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए ये पूरी कहानी जो मेरे ख्याल से पूरा षड्यंत्र इसीलिए कठुआ में रचा गया था। आप समझ रहे मेरी बात? अब आपने पुष्पेंद्र जी एक बात कहा, एक बात कही आपने, मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम लिया आपने, उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती का नाम लिया। तो ये जो पूरा ये जो सफर रहा है फ्रॉम मुफ्ती टू महबूबा, वो एक सफर ही पूरा षड्यंत्रकारी है। और माफ कीजिएगा, इस षड्यंत्र में ये अब्दुल्ला भी शामिल है। अब आपको मैं बताता हूं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी एक हफ्ते पहले हमारे 5 जवान को पुंछ में वो शहीद हुए, उनको एम्बुश में मार दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये वहां के बकरवाल है, जो कि किसी जमाने में हिंदुस्तान के लोगों से उनकी काफी, हिंदुओं से काफी मोहब्बत थी। वो अलगाववाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कश्मीर के जितने अलगाववादी हैं उससे अपने आप को दूर रखते थे। कारगिल के समय में इन्होंने ही सूचना दी थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब ये कारगिल का जो सेटबैक लगा है, तब से ये 2001 से, यानी कारगिल का सेटबैक जिहादियों को सेटबैक, उससे ज्यादा सेटबैक ये अब्दुल्ला, ये मुफ्ती और ये अब्दुल्ला का, जी जी, इकोसिस्टम, दे आर पॉलिटिकल। तो ये 2002 में जब ये मुख्यमंत्री था, इसने ये रेडिकलाइजेशन ऑफ बकरवाल्स और जो ये आपके गुज्जर्स हैं उनका इसने शुरू किया। और मैं इसलिए इस एम्बुश की बात कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना इसका इसका लिंक ये कठुआ से जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है तो आप देखिए, आप इस बात को इस तरीके से समझ लें। बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और गंभीर भी है, चिंताजनक भी है। ये व्यक्ति 1989 नवंबर में भारत का गृह मंत्री बनता है। गृह मंत्री बनता है, 5 दिनों के अंदर इसने अपनी बेटी को अगवा करवा देता है। 5 दिनों के अंदर। उसके बाद से ग्लोबल जिहादी आ जाते हैं। ये गृह मंत्री होता है, फारूक अब्दुल्ला वहां पे मुख्यमंत्री होता है। ग्लोबल जिहाद आ जाता है, पूरा स्टेज सेट हो जाता है। 90 के आते आते तक वहां से इनका पलायन हो जाता है। हिंदुओं का कश्मीर घाटी से पलायन हो जाता है। उसके बाद ये जब ये एक्सोडस होता है, तो उसके बाद इसने इनको रेडिकलाइज करना उस समय भी इन लोगों ने शुरू किया था।
तो एक सुरनकोट में एक जगह है हिलकाका, वो बिल्कुल ये बकरवाल मिलिटेंट्स का वो एक गढ़ हो गया था। और इतना हुआ कि आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्प विनाश। कोई 15,000 ट्रुप्स उसमें हिस्सा लिए थे। तो ये बात ये धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन बढ़ती गई। उसके बाद ये रेडिकलाइजेशन के बाद इस क्या होता है कि ये, अब हम आते हैं महबूबा मुफ्ती पे। अब था क्या कि ये जितने बकरवाल थे, इनके जरिए अब ये हिंदुओं का जम्मू से एक्सोडस करवाने की कोशिश में थे। और वो किस तरह, हम और आप गए थे अभी, कम से कम 3-4 दौरा हमने किया है 370 हटने के बाद। और तमाम लोगों ने ये कहा, हिंदुओं ने, कि अगर 370 नहीं होता तो हम भी पलायन कर जाते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने पॉलिटिकल टेररिज्म के द्वारा, इसको आप पॉलिटिकल टेररिज्म कहेंगे, उसके द्वारा इसने जगह जगह पर बकरवाल को फॉरेस्ट की जितनी लैंड है वो देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि जो भी जहां भी आपको वो होता है आप उसको कब्जा कर लो। ठीक है। उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब ये रोशनी एक्ट आया सर, तो उसमें आप सोचिए कि ये ऑफिशियल बात है कि जितने भी, क्योंकि सबको मालूम था कि रोशनी एक्ट के तहत उसमें जिन लोगों ने जमीन घेरी, आप सोचिए कि इन्होंने सरकार की तरफ से तो उसको नहीं किया, लेकिन ये ऑर्डर निकाला, ऑफ द रिकॉर्ड ऑर्डर था ये, कि उनसे कोई जमीन खाली नहीं कराई जा सकती और पुलिस में शिकायत नहीं हो सकती, और पुलिस वालों को हिदायत दे दी गई कि अगर इसमें कोई करेगा तो उस पर एक्शन होगा। तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत ब्लेटेंट ऑर्गेनाइज था सर। जी सर। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो काम बाप ने छोड़ा था, उसने तो कश्मीर का किया, उन्होंने कश्मीर वैली का किया, ये यहाँ पर करने की कोशिश की। तो जिस रोशनी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके जरिए आपने बताया कि किस तरह से रोशनी, तथाकथित रोशनी पैदा करने के लिए इन्होंने कहा कि जो भी ये गुज्जर जो है, ये गुज्जर या बकरवाल, जो ये अमूमन क्या होता है कि ये गर्मियों में वो चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर में अपनी पूरी मतलब जानवर लेकर, और सर्दियों में नीचे उतरते हैं और ये सिलसिला चलता है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम जमीन पकड़ लो। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि तुम जमीन पकड़ लो ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन जो है, क्योंकि उधर एलओसी पे बहुत मुश्किल है, तो यहां पे जमीन पकड़ लो ताकि इन्फिल्ट्रेशन में आप हमको मदद कर सको। और ये रोशनी एक्ट 2001 में फारूक अब्दुल्ला का लाया हुआ, तब से लेकर अब तक रोशनी नहीं आई। नहीं, रोशनी नहीं आया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कठुआ रेप केस जब 2018 में हुआ, तो बहुत वहां पर जो डोगरा लोग थे वो सब, उनमें जागृति आई और सभी एक साथ हाई कोर्ट में गए इस रोशनी एक्ट के खिलाफ में, उसके 1 महीने के बाद में। तो उसने एक महबूबा मुफ्ती ने एक ट्राइबल वेलफेयर मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि ये तय हुआ कि अगर हाई कोर्ट एविक्शन ऑर्डर्स भी दे देती है तो जेएन के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल ऑर्डर, बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये क्या, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा, कुछ नहीं, वहां किसी को समझ ही नहीं रहा, वो किसी को समझ ही नहीं। तो ये था रोशनी एक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी इन्होंने डिटेल्स लिखी है मधु किश्वर जी ने। अब ये कठुआ का केस क्या था, आपको नटशेल में मैं एक बता दूं कि 2018 की बात है। 2018 जनवरी में एक लड़की थी, मुसलमान लड़की, आसिफा बानो, मैं नाम तो नहीं लूंगा,
मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा नाम उसका, नहीं लेना चाहिए। नाम तो नहीं लूंगा उनका, वो उस पे भी मैं आऊंगा मैं, कि 8 साल की इसकी उम्र थी, कहते हैं 8 साल की उम्र थी, और इसका बलात्कार हुआ। अब वो कहते हैं कि बलात्कार में एक 60 वर्षीय सांझी राम, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, उस इलाके का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, उस मंदिर का, एक जो मंदिर जहां हम और आप जी गए जी थे जी। वहां का पुजारी, उन्होंने कहा कि इसने अपने बेटे और भतीजा, भतीजे का नाम था शुभम, उसके साथ मिलकर उसने ये पूरा बलात्कार किया इसका। और कोई उसके बाद 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुआ, उसमें बाकी को सजा, एक बच गया। और वो इसका बेटा बच गया, जिसका नाम था विवेक, वो इसलिए बच गया, इसलिए नहीं कि वहां के लोगों ने ना इन्वेस्टिगेशन की ना और ये ना, की, जी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन के कारण ये बच बच गया। गया क्योंकि वो वहां था ही नहीं। नहीं, उन्होंने पूरी प्रूफ कर दी हम्म, कि वो लड़का इधर ही मेरठ मेरठ में था और वो एटीएम से मेरठ पैसे में, जी निकाले थे, जी जी। वो तमाम सारी तो चीजें। वो बच गया, ठीक है और ना। उसको पहले राउंड में तो फंसा दिया था हाँ उन्होंने। हाँ, पहले और उसमें उसको भी कोर्ट दे, लेकिन मतलब इससे कोर्ट कह रहे हैं कि मतलब अगर वो उसको भी फंसा देते ना तो बेशर्मी की हद हो जाती, ठीक है नहीं, ना। वही तो मैंने कहा हाँ, कि पहले तो आपने पहले बेशर्मी तो हुई, हाँ पहले तो। लेकिन वो सारी हदें पार कर जाती। तो ये इनको फिर ये 10 जून को 7 में से 6 लोगों को सजा सुना दी। सजा सुना दी गई। अब पुष्पेंद्र जी, इस पुस्तक में मैंने कहा कि ग्राउंड पर जाके, जमीन पे जाके मधु किश्वर जी ने पूरी तहकीकात की है। अब वो कहते कि पहले आया एक व्यक्ति, उसका नाम था अशरफ। उसने कहा मैं इसका लड़की का पिता हूं, तमाम स्टेटमेंट दिए उसने, इधर उधर वक्तव्य दिया, पूरे उछाले गए, लेकिन अभी अशरफ का पता ही हम्म। सर जब स्टेट नहीं। इन्वॉल्व होती है हाँ, तो फिर तो चीजें ऐसी होती हैं सर। उसके बाद ये पता चला कि एक इफ्तिकार नाम का आदमी है, बुजुर्ग आदमी, बहुत बुजुर्ग आदमी, वो इससे शादी करना चाहता था क्योंकि इसके पास पैसे बहुत थे। अच्छा। कहते हैं कि ये ऑर्फन थी, इसके माँ बाप नहीं थे, इसके पास पैसे बहुत थे, इसलिए इफ्तिकार उससे शादी करने, और इस्लाम ऐसी शादी की इजाजत देता है। ये मधु किशोर जी का ये कहना है, ठीक है ना। और इसके लिए वो कहती हैं कि उन्होंने पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़े, और उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति जाने, बलात्कार की प्रवृत्ति जानने के लिए उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर पढ़ा। कहा कि वो, मैं कहा मेरे दिमाग से वो पर्दा हट गया जो पर्दा ये मैकॉले एजुकेशन ने मुझे दिया था। इस किताब में वो कहती, इस पुस्तक में। अब उसके बाद क्या होता है कि एक अशरफ मियां तो गायब हो गए। अब एक यूसुफ साहब आए, उन्होंने कहा ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है, एक नसीम बानो उनकी पत्नी है, यूसुफ की। अब यूसुफ मियां बोलते हैं कि भाई ये तो मेरी बहन की लड़की है, और मैंने इसको गोद लिया है, मेरी बहन गुजर बैठी, ठीक है, गुजर गई, तो इसलिए मैंने इसको गोद लिया। अब उनके 2 बेटे पहले से थे। तो मधु किश्वर जी ने उससे पूछा कि भाई ये बता कि तू इसको, ये छोटी लड़की को तू पढ़ने क्यों नहीं भेजता था। तो अनिल, स्कूल बहुत दूर था। तब इन्होंने कहा जबकि तेरे 2 बेटे तू भेज सकता था स्कूल में, तो इसको तू क्यों नहीं भेजता। अब फिर से यही बात आती है कि क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था, इसलिए इन्होंने एडॉप्ट किया। अब बाप का पता नहीं, उम्र का भी पता नहीं। तमाम अगर रिकॉर्ड जाए तो कहीं उम्र 5 साल, तो कहीं 3 साल, तो कहीं 12 साल। फिर ये हुआ कि जब ये तहकीकात हुई तो कहा कि वो आखिरी शाम को एक कोई बीना देवी थी वही रसाना गांव में, ठीक है ना।
वो रसाना गांव में वीणा देवी ने आखिरी बार इससे बात किया, उसने कही बुआ मेरे घोड़े देखे हो क्या, मतलब घोड़े चराती थी। अब वीणा देवी ने कहा कि मैं ऐसी कोई लड़की को जानता ही नहीं, पूरा गांव ही नहीं देखा है ऐसी लड़की को, कोई नहीं जानता कि ये लड़की है कौन। ठीक है, लेकिन तहकीकात के समय कहीं से इन्होंने ये कर दिया, उछाल दिया इसको, मतलब इसको एक मनगढ़ंत फैब्रिकेट किया। अब ये होता है कि यूसुफ कहता है कि जब एक दो दिन हो गए, एक तो मैं ढूंढता हुआ मैं मंदिर में गया, तो वहां सांझी राम जो है उसने बोला, तो उसने जन्म पत्री देखी, ठीक है, और जन्म पत्री देख के बोला कि नहीं आपकी लड़की मिल जाएगी, वो किसी न किसी के घर में है, घबराने की बात नहीं। अब मधु किशोर जी का कहना है कि मुसलमान तो कभी जन्म पत्री बनवाते ही नहीं, ठीक है, उनका कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, और जन्म पत्री पे उनका कोई विश्वास ही नहीं है। उसके बाद ये आपको ये पूरा जो आप ये कहानी देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, ये ट्राइबल वेलफेयर मीटिंग का, कि जब ये सारे लॉयर लोग जब जाते हैं, वो डोगरा लॉयर, और आपको ये बता दें कि आज तक मैंने कहा कि ये डोगरा, ये बलात्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। हम ही नहीं बचपन में सुनते थे, आप सुनते थे क्या बलात्कार? हमने बलात्कार वर्ड ही नहीं सुना था। ये अर्बन नक्सल्स का ये देन है, और ये जिहादियों का देन है। कश्मीर में बलात्कार घाटी में सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू किया है, ये जो अफगानिस्तान से अफगान आते थे, चेचन आते थे, ये इन लोगों ने, ये जिहादी अपने घरों हाँ में रखते हाँ, थे, घरों में रखते भी थे इनको, जी जी जी। तो ये था। अब आपने ये देखा कि जनवरी में भी इस साल कोई 7 हिंदू मारे गए थे, वो डांगरी गांव में। ये सब वही लोग हैं जिनको महबूबा ने और उनके पिताजी ने खड़ा किया था, धीरे धीरे रेडिकलाइज किया था। और चाहे ये पुंछ की घटना हो, या ये डांगरी गांव की घटना हो, या उसके पहले राजौरी आर्मी कैंप की घटना हो, ये सब घटना में ये मार के उसके बाद ये फॉरेस्ट में मेल्ट कर जाते हैं। और फॉरेस्ट में मेल्ट करने के बाद एक आप जरूर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो पकड़े नहीं जाते इतनी आसानी से, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लोकल्स का इनको सपोर्ट है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अब आप ये रसाना गांव को भी बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, और बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से मधु किशोर जी ने इस पूरे रसाना गांव के सेटिंग को बताया है। ये जम्मू से आप देख रहे हैं, ये कोई 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट को है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि ये नेशनल हाईवे है जो कि पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से जेएनके को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 44 हीरानगर तहसील में है। और ये इलाका जो है पुष्पिंदर जी ऐसा है कि ये जहां हम खड़े थे उस मंदिर, तो अब मंदिर के पीछे आपने देखा होगा पूरे जंगल था, और वो जंगल चले जाते हैं बिल्कुल धार की तरफ, और ठीक है ना, फिर उधमपुर के उसमें जी। तो इसमें छोटे छोटे नाले हैं, ठीक है ना, ये छोटे छोटे नाले हैं इसमें, और जिसको आप रिवरलेट्स कहें, आप नाले कहें, सीजनल रिवर्स हैं, और ये इसको खड्ड भी बोलते हैं। फिर ये छोटे छोटे नाले यहाँ पे बॉर्डर पे आते आते एक बहुत बड़ा ओपन हो जाता है, एक बहुत बड़ा नाला बन जाता है। अब यहां से क्या है कि आप बॉर्डर फेंसिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब मानसून में या बारिश में जब रिवर अपने पूरे उफान पे होती है, तो कोई भी फेंसिंग को वो अपने साथ ले जाएगी। तो वहां पे दोनों तरफ हालांकि सिक्योरिटी के पोस्ट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, ड्रग्स का स्मगलिंग, एक्सप्लोसिव्स, वेपन्स इसका। और
होता क्या है कि वहां से फिर जैसे ही इन्होंने वो किया, तो अगर बकरवाल यहाँ पे बसे हुए हैं इस एरिया में, तो उनके घरों में घुस जाते हैं, इनको कवर मिल जाता है। और फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये नेशनल हाईवे 44 पे आ जाते हैं। अब 44 में मैं जब आपके साथ गया था तो कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, अपने आर्मी के ही लोगों से, कहते कि उन्होंने उसने एक मेजर था, आप भी मिले थे उनसे, उन्होंने कहा कि सर ये एक बार वो 44 पे आ गया और गाड़ी पकड़ ली तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक होता है कि अगर आपने 10 मिनट भी अगर रोक दी कोई गाड़ी को तो पूरा कई किलोमीटर का जाम हो जाता है। आप समझ, तो वो भी एक एक दिक्कत है। तो इसलिए ये एक तरह से कहिए कि जब सर्दियां होती हैं तो ये जो इलाका है, ये देखिए जहां पे एलएफसी है, ये बर्फ से ढका होता है। जी। और एलओसी में जैसा कि बताया कि मैंने क्रॉस करना भी इतना आसान, हम्म। ये एक तरह से आप कहें तो एक ऑल वेदर रूट है। ऑल वेदर रूट है। तो ये जो ये रेप केस का पूरा ये बनाया गया है इस ऑल वेदर रूट को और पुख्ता बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई जी आपको? जी जी। ठीक है। तो हाँ, ये इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत ही एक प्रेफर्ड रूट है। इजी रूट तो मैं उसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये प्रेफर्ड रूट है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये रसना कस्बे की बनावट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है गांव? इसको आप गांव भी नहीं कह सकते, रसाना गांव को। ये एक कस्बा है जिसमें 15 घर हैं, और उन घर और सबके बाउंड्री वॉल एक दूसरे से मिले हुए। हाँ, सड़क के किनारे एक लंबे उसमें रो में ये 15 घर हैं, बाउंड्री वॉल मिले हुए हैं। रहने वाले कौन है उसमें? एक रिटायर्ड फौजी का घर है, एक रिटायर्ड बीएसएफ वाले का घर है, ओहो। एक उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करता है, एक मुंबई में वो नौकरी करता है, एक ठेला चलाता है, एक बसौली डैम में क्लर्क है। बसौली पीछे में है, जो बसौली पेंटिंग्स आपने सुना जी होगा, जी जी जी। वो बसौली डैम में क्लर्क है। एक जेएन के सेक्रेटेरिएट में क्लर्क है। इस तरीके के लोग हैं वहां पर, आप समझ जाए, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। और उसमें जो सबसे प्रोग्रेसिव फैमिली जो था वो था ये सांझी राम का। सांझी राम एक पहले पटवारी थे और फिर प्रमोशन होके उनको जिलेदार बन गए थे। सांझी राम का एक बेटा इंडियन नेवी में, जिसको ये रेपिस्ट बता रहे हैं। अच्छा। और इनका जो दूसरा बेटा है जिसका मैंने कहा जो मेरठ उसमें था, जी। विशाल, वो यहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था, यहीं पे मेरा मेरठ मुजफ्फरनगर में। तो ये यहाँ की ये गांव की बनावट है, समझे। ये सब वेजिटेरियन है, देवी के उपासक हैं। इनका कुल देवता है काली वीर, जिसके मंदिर में हम और आप गए थे। जी। ठीक है ना। ये इनके इनके यहाँ, और ये भी मैं बता दूं कि पूरा इलाका जो है ये जीरो क्राइम रेट का है, और वहां पर कोई छोटी बड़ी घटना कुछ नहीं होती, पूरा जीरो क्राइम रेट। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये बाबा कालीवीर जो है, बाबा कालीवीर इनके कुल देवता कहते हैं कि उन्होंने मुगलों को बहुत सी लड़ाई में लड़ाया था। और बाबा कालीवीर के साथ एक माता की भी वो होती है। और आपको जैसा मैंने कहा कि उस पूरे इलाके में हम और आप जहाँ गए थे, हम तो हीरानगर भी गए थे, जी कठुआ, जी जी जी। वहां पर माता वैष्णो देवी का आप साया हर जगह महसूस कर सकते हो। वहां लड़कियों को, छोटी लड़कियों को पूजा जाता है। और उनकी जो बेटी है, उन्होंने कहा इस बात को कि आप इनके सांझी राम की बेटी है, ये मधु मधु शर्मा, वो कहती है कि हम आप
कैसे सोच भी सकते हो? कहते हमारे यहां तो आम वार्तालाप में भी बलात्कार का शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। अब आप पूछेंगे, आपको मालूम है कि इन्होंने वकील भी नहीं हायर किया। इन्होंने वकील भी नहीं हायर, इसलिए नहीं इन्होंने वकील कोई लिया कि इनको कहा कि अरे सीबीआई आएगी, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चलो हमको जो हरासमेंट हुआ तो वो तो हुआ। लेकिन और मैं बता दूं आपको कि मैंने बताया कि सड़क के एक तरफ ये 15 घर हैं, सड़क के उस तरफ इन घरों के बिल्कुल बीच में एक गौशाला है। गांव के जितने लोग उसी गौशाला में अपनी गाय भैंस बांधते थे। ठीक है। और चार्जशीट में कहा गया है कि वो इनका भतीजा था जो सांजी राम का, वो इसी गौशाला में इस पीड़िता को 6 दिन तक इसने बांध के रखा था। अब आप बताइए कि सॉरी, ये कोई भी व्यक्ति एक ओपन गौशाला जहां सब लोग हैं, वो क्या वहां पर वो 6 दिन किसी को बांध के रख सकता है? और ये भी है कि वो घुमाने भी ले जाता था, उसको खाना भी खिलाता था, ये सारी चीजें हैं उसमें। तो मधु शर्मा का कहना है कि भाई, मैंने आपको एक विवरण दिया वहां के लोगों का, उस गांव का। कहता कोई बाप अपने बेटे और भतीजे से वो बलात्कार करवाएगा? एक डोगरा परिवार, एक माता का भक्त परिवार। तो उन्होंने, वो कहती हैं कि उनकी जो दास्ता जो सुनाई है, जो टॉर्चर किया है इनको पुलिस ने, इतना दर्दनाक, बेटे के सामने उस बुजुर्ग बाप की पिटाई की पुलिस ने, दोनों के प्राइवेट पार्ट से पत्थर बांध दिए। इस किताब में लिखा हुआ है। अब ऐसी यातना किसी को मिले, वो क्या नहीं लिख देगा। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होकर कंक्लूजन नहीं हुआ है, तब ये सब कुछ हो चुका है जी कि मतलब जी। लेकिन इसमें एक बात सर ये है कि देखिए, जब आपने सारी बातें बताई, उसकी पूरी जो टोपोग्राफी है और वहाँ पॉपुलेशन किस टाइप से है, मकान कैसे, लेकिन इस पूरे उसमें जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत 1990 इसके पिताजी ने कराया, तब वैली को हिंदुओं से खाली कराया, ये बेटी का एजेंडा था। तो आपको नहीं लगता है कि स्टेट जब सीधे तौर पर शामिल है, जब महबूबा सीधे तौर पर बकौल मुख्यमंत्री शामिल है, तो फिर तो कुछ भी बदला जा सकता है, दिन को रात को दिन कहा जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ, पुलिस भी शामिल है। नहीं, आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें कई हिंदू नेता भी शामिल थे। नहीं होंगे। और हिंदू नेता शामिल नहीं, वो क्या क्या है ना पुष्पेंद्र जी, कि कश्मीर की राजनीति 370 हटने के पहले तक हमेशा कश्मीर वैली सेंट्रिक रही। तो आप पावर में हैं, वो चाहे मुफ्ती हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, सेम हाँ। तो उसके इर्द गिर्द में पावर के लिए उसमें कई हिंदू लोग भी रहते थे। अब पावर के लिए के लालच में तो किसी से कुछ भी करवा लो। तो ये ना चाहते हुए भी, मतलब ये वो अपना एजेंडा, मैंने बोला ना, पॉलिटिकल टेररिज्म, पावर कैप्चर करो, उसके बाद अपनी नीतियां बनाओ, नीतियां बना के आप देखो, आप कहोगे कि सबका उद्देश्य क्या था, कठुआ करवाने का उद्देश्य क्या था? कठुआ करवाने का उद्देश्य ये था कि लोग इतना भयभीत हो जाएं, टेरराइज हो जाएं, दहशत में आ जाए कि वो वहां से पलायन करें, या आगे जो बकरवालों को इस तरह से बसाया जा रहा है ये फॉरेस्ट लैंड पर, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। और वही हुआ, वही हुआ। पुंछ का इलाका हमेशा से एक तरह से हमको सबको मालूम है मुस्लिम मेजॉरिटी रहा है, राजौरी मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया, कई जिले। अब ये सांबा और ये कठुआ बचा हुआ था, ये कुछ चंद जिले हैं, सांबा और कठुआ, ये इनको मुस्लिम मेजॉरिटी बनाने की ये कोशिश की, इसलिए कि ताकि जेएनके को
पूरी तरह से अलग किया जा सके और तब तक ये इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है उसको क्रिएट किया जा सके। तो ये एक पाकिस्तान द्वारा, ये सब पाकिस्तान के एजेंट है सर। आप पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो ये सेटिंग देखो थोड़ा सा। वीपी सिंह की सरकार आती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर होम बनाया मिनिस्टर, जाता है। ये मुजफ्फरनगर से खड़ा होता है। मुजफ्फरनगर में कश्मीर का आदमी मुजफ्फरनगर में आके आके चुनाव लड़ रहा है। चुनाव, आप घाटी में जाकर नहीं जीत सकते धारा हैं। 370 से हिंदुस्तान हाँ, जीत है। उसको जिताने में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है? जो उनकी मिनिस्ट्री में मंत्री बना, ये सतपाल मलिक, सतपाल मलिक, ठीक है जो ना। आज की डेट में और वो प्रधानमंत्री कौन? वीपी सिंह। वीपी सिंह टोपी पहन के। ये टोपी पहन के क्या, उन्हीं के जमाने में प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की हाँ, प्रॉफिट केक कटने लगा तब से, उससे तो पहले तो केक ही नहीं कट रहा था। तो क्या था सर, क्या था? इसको प्लीज इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए। मैं कि ये प्रधानमंत्री बदल गया, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे अनाउंस किया, और ये आदमी मुजफ्फरनगर से ये खड़ा होकर जीतता है, ठीक है, एक लेजिटिमेसी भी हो गई। होम मिनिस्टर इसको बना दिया। आपको बताया कि 5 दिन के घाटी में कौन? फारूक अब्दुल्ला। अब पूरा गेम तैयार है। पाकिस्तान प्लान इज एब्सोल्युटली इन प्लेस। और जियोपॉलिटिकली वो 89 का दिन, वो क्या समय था? सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर रहे थे। पाकिस्तान बड़े उन्माद में था कि हमने एक सुपर पावर को हमने भगा दिया। अगर हमने सुपर पावर को भगा दिया तो इंडिया तो ऐसे ही कैपिचुलेट कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल जिहाद इंडिया में। तो ग्लोबल जिहाद के लिए अपना प्रधानमंत्री लाओ, अपना गृह मंत्री लाओ, मुख्यमंत्री। ये मैं किसी से बात कर रहा था कि नहीं नहीं, जिस दिन पलायन हो रहा था ना, जिस दिन पलायन हो रहा था, तो उस दिन फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, वो कहीं वो बाहर थे, ये वो। मैं मुख्यमंत्री तो थे ना। मैंने कहा कि भाई सुनो, मैं उस दिन की बात नहीं करो, सारा इंतजाम करके गया था ये। और आपको मैं बता दूं कि आप कभी देखिएगा, ये जितने ये अटैक्स होते हैं ना आपके, ठीक है, ये इस एरिया में होते हैं। आप देखोगे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती का ये गढ़ है, समझे कि नहीं? अब होता क्या है साहब कि जितने आप देखोगे 90% अटैक्स इस एरिया में होते हैं, इसके में। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब ये रेप की घटना, तथाकथित बलात्कार की घटना हुई, तो सभी लोग जाके बैठ गए सड़क पे, धरने पर बैठे। ये रसना के जो डोगरा, जो ये 15 घर है, वहां के भी लोग गए। वो भी रो रहे थे क्योंकि उनको एक 8 साल की बच्ची का, जिसको कि उन्होंने देखा, लेकिन सुना कि जिसका ये हो गया, वो भी रो रहे थे वहां पे। ये सांझी राम का परिवार भी वहां बैठा हुआ था हाईवे पे। साहब ये धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट। इतने में एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था, उसका नाम था तालिब हुसैन। वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था। 6-7 घंटे कहीं उसका दूर घर था। तालिब हुसैन जेल में भी था, केस उस पर चल रहा है रेप और मर्डर का। एक बलात्कारी दूसरे बलात्कारी के केस में, मतलब यहां धरना देने आया। और तालिब हुसैन का मैं थोड़ी आपको उनकी तारीफ बता दूं कि वो ही वॉज नोन फॉर एंटी हिंदू स्पीचेस, ठीक है ना। तालिब हुसैन का महबूबा मुफ्ती से बहुत नजदीकी रिश्ता, हुर्रियत से उनके बहुत नजदीकी रिश्ता। वो आके टपक पड़ा उस प्रोटेस्ट में, और जब वो वहां पे आया अचानक, तब उसने धीरे 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 इसको कम्युनल कलर देना शुरू कर दिया, और फिर इसने सांझी राम का इसने नाम लिया, समझे? तो आप समझ जाओ कि कैसे कैसे तत्व थे, ठीक है।
अब होता क्या है कि ये केस क्राइम ब्रांच को पहले जे.एन.के पुलिस को दिया गया, ठीक है। जे.एन.के पुलिस जो वहां के लोकल के ये थे, उनको प्रेशर था कि भाई इनको इनको फंसाओ, इनको फंसाओ। वो जब उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि भाई हम किसी, वो कोई गौतम थे, सुरेश गौतम उस समय एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे निर्दोष लोगों को हम नहीं फंसा सकते हैं ऐसे। उनको, उनसे केस ले लिया गया, उनको प्रताड़ित भी किया गया, उन पर भी मुकदमा चला, ठीक है। जितने ऐसे लोग थे, फिर ये केस एसआईटी के पास गया, एसआईटी के बाद ये क्राइम ब्रांच को गया, और फिर वो खेल शुरू होता है वहां से। अब आपको मैं बताता हूं कि ये क्राइम ब्रांच में ये कुछ लोग हैं जिनका मैं आपको तारीफ बताता हूं। एक उसमें वानी वानी करके है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर था। उसने खुद 12 साल तक सस्पेंडेड था, जेल में था। उसने किसी एक ऋषि कुमार की उसने हत्या की थी, और उर्फान वानी उसका नाम है, और 6 बार वो जेल की, 6 बार उसने ऋषि कुमार को पुलिस स्टेशन में रेप किया था, बलात्कार किया था, ठीक है। एक है डीएसपी निसार, ये सब मैं किताब का वर्णन जी कर जी। रहा हूं मैं। डीएसपी निसार, वो कभी आरटीओ ऑफिस में उसकी पोस्टिंग थी, कोई एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसने एक भारी घूस लेके सारे डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दिए थे, ठीक है। और तीसरा एक नए नवेद सईद था, जो कि ये महबूबा के बाप का भी बहुत बड़ा वो था, मतलब वो उससे उससे तो ये तमाम लोग की मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया। अब होता क्या है कि जब ये सब होता है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन, तो पूरा इलाका वो दहशत दहशत में आ गया, और फिर लोग वहां से अपने अपने घरों को छोड़ के एक कूटा एक जगह है, वहां पर इकट्ठे हुए। कई महीनों तक उन्होंने धरना दिया वहां, सीबीआई की मांग के लिए। किसी मीडिया वाले ने उसको कवर नहीं किया, किसी मीडिया वाले नहीं, ने उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो मीडिया ने तो बिल्कुल यही हाँ स्टैंड ले रखा था। हाँ। लेकिन सिंह साहब, आप इसकी जितनी भी गहराई में जाएंगे उसमें। नहीं, लेकिन जी ये जी जानना जी जरूरी जी। है, कुछ बात इसमें आपको जानना, क्योंकि अ, इस किताब में कुछ जो चीजें लिखी हैं, हम तो, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमको और आपको सुन रहे हैं, उन्होंने तय करना है कि ये कितनी सच है, ये आर्गुमेंट। और अच्छा, कोई सारे फैक्चुअल आर्गुमेंट, सारा कुछ आंखों देखी है। एक, जैसे कि मैं आपको, अब ये पूरे केस का आप ये देखिए, दो आईपीसी 218 ए के अनुसार किसी भी रेप बलात्कारी पीड़िता का आप नाम नहीं दिखा उजागर कर सकते, उसका आप रेप नहीं वो कर तस्वीर सकते, नहीं सॉरी, दिखाना। उसका उसका फेस। तस्वीर नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया में आप नहीं नाम ले सकते, किसी भी मीडिया में आप नाम नहीं ले सकते। सबसे पहले इसका नाम बीबीसी ने लिया, ठीक है, उन्होंने नाम लिया इसका। उसके बाद ये तमाम जो आपके ये पेज 3 वाले जो जर्नलिस्ट हैं, ये किताब की मैं बात कर रहा हूँ, ये राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, निधि राजदान, ये सब, ये जो है, इन लोगों ने भी इसका नाम खूब उछाला, खूब उछाला, और उछालते रहे, और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कोई अप्रैल में जाके, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, ठीक है, उसके बाद ये पूरे, ये जो आपका ये जो गैंग जो है, ये वकीलों का जो गैंग, ठीक है, ये अर्बन नक्सल्स, उनके सारों के नाम है, ठीक है ना। वो जिनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं, जैसे इंदिरा जयसिंह का, वो भी कोर्ट में पहुंच गई। खूब उछाला गया, जब पूरा इनका पेट भर गया नाम उछालने के बाद से, तब अप्रैल में
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, कहते हैं कि इसको मत उछालिए, आप लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप पर हर एक मीडिया चैनल पे कोई 10 मीडिया 10-10 लाख का उनको जुर्माना हो गया। अब जब इतना बड़ा खेल चल रहा हो डेमोग्राफिक चेंज करने का, तो 1 करोड़ रुपया क्या है साहब? कुछ भी नहीं। 1 करोड़ रुपया क्या है? अब हम आते हैं निर्भया केस में। अब इसी का आप कंपैरिजन कीजिए निर्भया केस से। निर्भया केस में क्या होता है, आज तक पीड़िता का नाम नहीं मालूम है, और छोड़िए जो लड़का जो जुवेनाइल था कि नहीं था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ फौरन डेट ऑफ बर्थ फौरन आ गई, वो तो किसको पता है। उसका नाम नहीं था। क्यों नाम नहीं बताया गया? क्योंकि वो मुसलमान था। ठीक है, लोगों ने कहा कि, और वो लड़का था जिसने वो सरिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में सरिया वो करने का काम किया था। वो उसने कुछ साल सजा कटा। आप हैरान रहोगे, उस लड़के को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने लोकल उसको एक एनजीओ के मदद से उसको चेन्नई भेज दिया, वहां कोई नौकरी दिलवा दिया। क्योंकि, और चेन्नई इसलिए भेजा ताकि उसको वहां राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण मिल सके। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो वहां से और भी रेडिकलाइज होके निकला है। ठीक है, अब इसी के विपरीत आप इस केस में देखिए, एक और जुवेनाइल था, शुभम, जो भतीजा सांझीराम का। तो लोगों ने कहा कि शुभम भाई वो भी नाबालिग है, लेकिन उसका नाम भी उछाला गया, और उसको नाबालिग का, जिस तरह से इस निर्भया वाले केस में था, उसको कोई वो नाबालिग का कोई वो प्रावधान जो है उस पर नहीं लगाया गया। तो ये सारा का सारा, और आप देखिए कि निर्भया केस वहीं थोड़ी खत्म हुई थी। निर्भया केस का जो मेन एक्यूज था राम सिंह, ठीक है ना, राम सिंह को लटका दिया गया। उस दिन वो साकेत कोर्ट में जाने वाला था। तो ये कॉन्स्पिरेसी, आप क्या सोचते हैं कि निर्भया केस अचानक ऐसे हुआ था? साहब, यहाँ पर एजेंसीज हैं जो इन पे स्पेशलाइज करती हैं कि कैसे रेप करवाना है और कैसे इसको उछालना है। और ये दोनों केस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप ये जुडिशरी का आप देखिए, 6 साल का फर्क है ना। 2012 में निर्भया केस, उस समय आप जुडिशरी का वो देखिए, उनका रवैया देखिए, उनकी चुस्ती देखिए, और ये 2018 की ये वाली केस का आप देखिए। वो तो ज्यादातर केसेस में यही है सर। हेट स्पीच में देखते हैं कहाँ हेट नहीं, अब स्पीच की बात करते हैं वो तो। ये हाँ, वो मैं हैरान हूं कि जनवरी से लेके अप्रैल तक रोज पीड़िता का नाम बोला जा रहा है। अप्रैल में जज साहब को कोई होता है ह्यूमन राइट ना, एक्टिविस्ट कोई नहीं, नहीं, ह्यूमन हाँ राइट हाँ मानिका हाँ, सर, वो तो बड़ा ऑब्वियस है। अब इसमें कुछ भी, इस पे डिबेट ही नहीं है। तो वन जी साइडेड देश में ये एजेंडा चल रहा है। उन इश्यूज को उठाओ जिसका कोई मतलब नहीं है। 5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन किस में कौन किससे शादी करे नहीं करे, इस पे बहस हो रही है। हर फ्यूटाइल चीज पे हो रही है। ये कोर्ट अतीक के मामले में आपने लास्ट टाइम भी कहा, 10-10 जज उसका केस सुनने से डरते थे, तब सुप्रीम कोर्ट कहां चली गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप के अंदर कोर्ट नहीं बदली? हाँ। अपने एजेंडे के हिसाब से कोर्ट नहीं बदली? बाकी इसमें और भी है, कुछ जज साहब लोग का भी रोल है इस किताब में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कोर्ट को किस तरीके से वहां से पठानकोट भेजा गया और कैसे वहां पर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज थी, उसके बारे में भी इस किताब पुस्तक में लिखा हुआ है, बड़े डिटेल में, बड़े गहराई से। और भी कई चीजें हैं इसमें, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड बुक, एकदम बिल्कुल बिल्कुल लीगली एकदम अनटेनेबल, एकदम ओपन शट केस है, इसमें कोई सॉरी, मतलब लीगली एब्सोल्युटली टेनेबल, कोई, इट इज एन ओपन एंड शट केस। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, और कि एक कहानी जिसकी शुरुआत विश्वनाथ आईएसआई से प्रेरित
विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने शुरू की थी, वो जाके कठुआ में ये कांड हुआ है। लेकिन सर मेरा मैं इस सब के और ये बाद मुफ्ती का मैं बता दूं आपको, मैं एक बार ये जो इनका प्रोग्राम होता है कश्मीरी हिंदूज का, पंडित्स का, मैं गया था तो एक व्यक्ति मुझे लंच ब्रेक में मिला। कहते कि सर मैं नर्सिंग स्टाफ का हूँ, मैं मुफ्ती को इंजेक्शन रोज लगाता था, ठीक है ना, जाके वो डायबिटिक का भी वो था। तो कहा कि वो बाहर में तो आप देखोगे तो गांधी और नेहरू और ये लोग के फोटो है, अंदर जाओ तो उसके बेडरूम में तो जिन्ना का सबसे बड़ा। तो ये लोग हैं, दिल में जिन्ना है, दिल में पाकिस्तान बसता है, और कई लोगों के इन सब के दिल में पाकिस्तान बसता है। तो इसलिए ये तो कहिए कि ये अगर जिस जिस ये रोशनी एक्ट को जिस दिशा में ये पनप रही थी, ये 2 साल में खत्म, जम्मू रीजन, जम्मू का क्षेत्र जो है वो खत्म। तो मेरी लेकिन एक एक आखिर में शिकायत है, गुस्सा है कि हम उनको कोई आज से नहीं 1400 साल से दुनिया जानती है, कश्मीर में क्या हो रहा है वो भी सब जानते हैं, स्टेट के सारे ऑपरेटर्स वही काम कर रहे हैं। बट मेरा सवाल यह है, वीपी सिंह बने तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, बगैर बीजेपी की सपोर्ट से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो बीजेपी ने सरकार कश्मीर के पलायन पे तो नहीं गिराई, वीपी सिंह की सरकार तो रथ यात्रा के कारण गिरी। और फिर दूसरी बात, क्या जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस का हिंदू हो, वो बीजेपी का हिंदू हो, वो इंडिपेंडेंट हिंदू हो, उन लोगों की आत्मा मर गई थी क्या? बिल्कुल। तो वो क्या कर रहे थे? वो भी दलाली कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के साथ। तो हम मुसलमान और इस्लाम के नाम पर हम मुफ्ती को तो कह सकते, मेरी बात सुनिए, एक भी एमएलए किसी का जमीर नहीं जाता, हिंदुत्व का पट्टा डाल करके कोई कहता है जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, इस तरीके के दलाल तो अध्यक्ष बने हुए पार्टी के। एक उसमें था, ऐसी बात नहीं सर वो एक क्यों था? लाल सिंह चौधरी। सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात, सर उनका तो एक एक चपरासी से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री शामिल था। हमारे 10-12 लोगों ने लोकल लेवल पे कम से कम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते, इनके बल पे बनी हुई थी ना सरकार। एक बोला नहीं, एक बयान नहीं, आज भी उस सत्ता की चाटुकारिता के चलते कोई बोलने का तैयार नहीं है। सवाल ये सर कि जहां आप मेजोरिटी में थे वहां तो बोलते, श्रीनगर में नहीं बोल सकते थे, यहां तो बोल सकते थे। किसी का कोई जमीर नहीं जागा इसके लिए कि हम इस दो कौड़ी की सत्ता से जरा दूर होकर के प्रोटेस्ट दिखाएं ताकि दुनिया को पता चले। आपकी चुप्पी भी उस क्राइम के अंदर शामिल थी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उनसे शिकायत कर सकते हैं, वो तो पता है, किसको नहीं पता सर? कोई आज की घटना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे, कौन दिल्ली में बड़ा नेता था जिसका ससुर उस वक्त मंत्री था? तो मैं वही कह रहा हूं सर कि आप दूसरों पे कह सकते हैं लेकिन अपनों का भी तो चरित्र देखिए सर। मैंने वही कहा कि ये हमेशा से वहां की राजनीति कश्मीर सेंट्रिक रही है। आप मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो कई, मतलब ये सॉरी टू से जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ये लोग जो अपने हिंदू ये थे, ये कई लोग तो कुत्ते के माफिक थे। तो मैं वही कह रहा हूं सर, कुत्ते के माफिक थे, उनको कोई मतलब नहीं था। दूसरा बात क्या है सर कि ये पूरा फ्रॉम वीपी सिंह टू कठुआ, ठीक है ना, ये पूरा काम जो कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारे यहाँ हार्ट्स एंड माइंड्स विन करने का वो, हाँ, सर्वधर्म संभव, ठीक है, वो जो सूफी इस्लाम कहाँ गायब हो गया कश्मीर से, वो कश्मीरियत कहाँ चली गई? अरे तुम क्या रो रहे हो? कश्मीरियत वो नहीं रो रहे, तुम किसके लिए रो रहे हो? नया जुमला आ गया, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। जैसे कश्मीरियों को ही सब कुछ चाहिए था, बिहारियों को जमहूरियत इंसानियत नहीं चाहिए सर, आप इसकी बात कर रहे हैं। मैं सरकार में था, मैं इंडियन आर्मी में था, कोई 8 साल मैंने जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग्स मैंने अटेंड किए हैं, ठीक है ना। बाद में मैं RANW में भी था, कई मीटिंग्स में जाता था। क्या रवैया था साहब लोगों का? वो इंडियन आर्मी से ये नहीं होगा, हाँ, ये हमारे पॉलिसीज बहुत गलत है कश्मीर को लेके, हाँ। बगल में आप तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने, बाय द वे आज बसित ने कहा है, उसने एक्सेप्ट किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है।
तो ये वहां जाते थे, उनके इसके लिए चिंता, एक पूरी कश्मीर इंडस्ट्री थी, उसमें सब शामिल थे, ये ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। हाँ सर, अच्छा, इनको जितनी बातें आपको समझाई ना मैंने, आप एक आम ब्यूरोक्रेट से पूछ लो, उसको कख कुछ नहीं नहीं सर, मालूम, उसका कुछ इंटरेस्ट कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं मालूम उसको है कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपनी टीवी पर। जानते क्या है हमारे देश में, ये बलात्कार बलात्कार साहब, ये मैंने कहा कि वो मधु शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो शब्दावली में ही हमारे नहीं है, ये कहां से आ गया ये शब्द। और बार बार इसको दिखा के, बार बार इसको दिखा के, उसमें फिर कुछ लोग जानते क्या है, कुछ लोग जो अंदर से जो सबसे ज्यादा पापी है ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाते हैं। वो दिखाएंगे कि देखो RSN सिंह तो ये बिल्कुल मतलब ये भी वैसे ही हेट मॉन्गर है, हेट मॉन्गर रेडिकल है, है, गया गुजरा आदमी है, इसका इसका तो कोई ये नहीं, पुष्पेंद्र है वो हेट ये सब नैरेटिव बनाते रहते हैं, मतलब बस, मतलब कि सारा सोफिस्टिकेशन, हाँ, सारा इन्हीं के पास है, हाँ, सारा काइंडनेस, सारा नरम दिल, वो ठीक है ना। पूरा पूरा हाँ, पैराफर्नालिया है, ये कपड़ों से लेके पूरे चलने पूरे से, बैठने से, उठने से। अब कोई जो वकील साहब है, वो नरम दिल जाके कोर्ट में दिखाते हैं, ठीक है ना, और फिर आपको मालूम है वो क्या करते हैं, सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है सर, जज कैसे बनते हैं, ऊपर नीचे से क्या करते हैं, वो भी सबने दुनिया फिक्सर सर, दे आर फिक्सर। ये और ये सर। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा है भाई, कि ये जज साहब लोग के सामने ये कमीने हैं, जिनकी मैं ये अर्बन नक्सल्स की बात कर रहा हूं, ये बार बार खड़े होते हैं, तो इनको नहीं लगता कि ये आदमी में चरित्र नहीं है। चलिए, उसका वकालत है, उसका पेशा है, वो उसका पेशा है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम उस चरित्रहीन आदमी को इज्जत तो नहीं दो। क्या इज्जत मिलती है उनको सर, टर्म डिक्टेट करते हैं सर, और अगर ऐसे कोई मुकदमा। चरित्रहीन आदमी को, ये अर्बन नक्सल जो है, चरित्रहीन आदमी को इज्जत देता है, तो माफ कीजिएगा, फिर मुझे अपने जो माननीय जो है उनके भी चरित्र पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आखिरी में पुष्पेंद्र जी, ये किताब मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, किताब अच्छी, इसको अच्छी बुरी भी न कहे, एक बहुत पुख्ता किताब है। और अगर किसी को हिम्मत है, ये पूरे अर्बन नक्सल्स को, और इसमें किसी को अगर हिम्मत है, तो ये इस किताब को चुनौती दें, और अगर आप चुनौती नहीं दे सकते, तो आप इसको एक्सेप्ट करें कि ये किताब जो मधु किश्वर द्वारा जो लिखी गई है, ये किताब ये गलत है, ये झूठा है। नहीं तो आपकी, अगर आप में कोई चरित्र है, तो इसको पढ़ने के बाद या तो आप इसको चुनौती दें, या नहीं तो एक्सेप्ट करें कि मैं समझता हूं कि आपने बहुत डीपली इस पूरे इशू को डेल किया, और जो एक बात है कि जो 1989 की घटना से, कि इसके पिता ने किस तरीके से वैली से पंडितों को खाली कराया, और उसी एजेंडे को इसकी बेटी ने जम्मू में लागू किया, तो आप ये कह सकते हैं कि शक्लें बदली, सरकारें बदली, लेकिन एजेंडा वही था और उसमें सब शामिल हैं। और एक ऐसा रेप जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पूरी एक कम्युनिटी को आपने कटघरे में खड़ा किया, और उसमें जज साहिबान ने कोड भी बदल दी, और सारे बयान भी बदल दिए, और वो एपरेटस आज भी काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक हमेशा हॉट रहा है, और जम्मू कश्मीर में हजारों लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ जो है लोगों की इंसानियत और जमहूरियत में लाने के लिए खर्च किया जाता रहा। एक वो सुअर जो है वो मर चुका है, जो हुर्रियत का था, जो हर चीज में अपना एक कैलेंडर जारी करता था। लेकिन मैं किसी एक को नहीं, मैं तो मानता हूं सभी एक ही एपरेटस हैं, अलग अलग म्यूजिक अलग अलग टाइम पे बजा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में खुद रहे हैं, आप फौज में रहे हैं, रॉ में रहे हैं, आप कई इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटीज की मीटिंग में रहे हैं, तो आपका एनालिसिस एक बड़ा दूसरा होता है। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू को आपने इतनी आसानी से उसके एक एक चीज को बताया, और ये मधु ईश्वर जी ने जो किताब लिखी है इसका रेफरेंस लिया, तो मैं समझता हूं कि लोग इस किताब को भी देखें। और ये जो डिस्कशन है, ये आम डिस्कशन नहीं है, ये एक डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन है कि जिसमें देश का हर आदमी
अपने तथ्यों और तर्कों के साथ मजबूत होगा, ताकि लोग चौराहों पे, पुलियों पे डिस्कशन हो तो इस बात का जिक्र करें कि ये कोई कहानी नहीं थी, इसको किस तरीके से बनाया गया, इस कहानी की परत दर परत आज कर्नल आरएन सिंह साहब ने मेरे साथ उसको साझा किया। मुझे खुशी है, और फिर किसी और मौजू पे किसी और दिन फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।